हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईबी के पेपर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर 6 की ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चैप्टर में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन, देखो जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोब है, जो पूरी दुनिया है वो एक साथ जुड़ चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ये कैसे हो गया है? जब कोई जब कंट्रीज जब कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बनाती है, बहुत सारी मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर जो डिपेंडेंसी हो जाती है, और बहुत सारी कंट्रीज की फॉर ट्रेड सर्विसेज, तो इस स्थिति को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जब कंट्रीज एक दूसरे पर ऊपर डिपेंडेंसी बना लेती है फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज, उसी स्थिति को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि आज जो दुनिया है वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। आज दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई मंदी आती है, रिसेशन आती है, तो उसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज ए राइज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग नेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया है, मीन्स द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर बिकमिंग मोर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका मतलब यह है कि अब जो इकोनॉमीज हैं बहुत सारी कंट्रीज की, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, मानो कि चाइना है। अब चाइना पूरी दुनिया को प्रोडक्ट को गुड्स को सेल करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है। अब अगर चाइना हमको रॉ मटेरियल ना प्रोवाइड करवाए, तो क्या जो है वो कुछ फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट बना पाएंगे? नहीं। तो इस एक तरह से अब कहने का ही मतलब है कि हम जो है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से हम भी हर एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हैं, तो हम मतलब इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। अब और बात करें हम, तो जैसे आज हमारा जो मोबाइल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, तो हम मेजरली जो मोबाइल है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो कनेक्टेड हो गया दूसरी देश की इकोनॉमी के ऊपर। मतलब जब तक हम डिपेंडेंसी मतलब हमने बहुत बना रही है उनमें। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू। तो ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो नया नहीं है। इट डेट्स बैक टू द 18th century. However, major global events like World War I, the Great Depression and World War II forced to retreat from globalization. तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुई थी तब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था पूरी दुनिया में, और सेकंड ने है फिर हमको ग्लोबलाइजेशन करने के लिए मजबूर किया। ड्यूरिंग द पीरियड मैनी कंट्रीज रेज ट्रेड ऑब्स्टेकल्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन इकोनॉमीज। और वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के समय जो बहुत बहुत कंट्रीज थी, उन्होंने अपने ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन मतलब दूसरे देश के साथ जो व्यापार करना था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिससे कि वो खुद की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर पाए। अब वो प्रोटेक्ट कैसे करती? देखो, जब हम अपने देश में ट्रेड को ओपन करते हैं, हम अपने देश की इकोनॉमी दूसरे देश के लिए खोलते हैं, तब क्या होता है कि दूसरे देश के जो कंपनीज हैं वो हमारे देश में आकर व्यापार करेंगी। ठीक है, अब जैसे ही वो व्यापार करना शुरू करेंगी, तब जो हमारी लोकल जो इंडस्ट्री होगी उसको उसको और कंपटीशन उसका बढ़ जाएगा, और इससे फिर क्या, कंज्यूमर की डिमांड उतनी है लेकिन कंपटीशन होने से मतलब उसका सप्लाई करने वाले जो कंपनी है वो ज्यादा हो जाएंगी। तो एक तरह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री उसको भी इम्पैक्ट होगा। तो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू इस टाइम के अंदर बहुत सी कंट्रीज ने अपने जो ट्रेड ऑब्स्टेकल्स हैं, वो ट्रेड ऑब्स्टेकल्स मतलब व्यापार करने के लिए बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर दिए थे, मतलब बहुत सारी परेशानियां ऐसी बना दी थी जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर पाते थे। ऑब्स्टेकल जैसे रुकावटें बहुत बना दी थी। द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज popularized against in the mid 1980 by the यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD के द्वारा ग्लोबलाइजेशन को फिर से 1980 के दशक में पॉपुलराइज किया गया था।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन एज द डेवलपमेंट टुवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। और जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए बनाया गया था कि दुनिया जब ग्लोबली एक दूसरे से ट्रेड कर रही है तब वहां पर अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो हो गुड्स और सर्विस का, मतलब ज्यादा लोग एक दूसरे पर टैक्स ना लगाएं और बिना किसी और कोई टैरिफ भी इस हद तक ना लगाएं कि वो ट्रेड को प्रभाव पड़े। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड विद द न्यू ग्लोबल इकोनॉमी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991-1992। और जब मनमोहन सिंह जी ने, जब वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह जी ने LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे देश में। उस LPG रिफॉर्म्स में इंडिया के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे, तब हमने ओपन इकोनॉमी अपनी बना दी थी। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में 1991 और 1992 के समय में लाया गया था। तो हमने ये बात करी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन यह है कि जब दुनिया के देश, बहुत सारे देश एक दूसरे के ऊपर वेरियस सर्विस और गुड्स के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए WTO बनाया गया कि WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दुनिया में जितने भी देश जिस तरह से व्यापार करेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो जिसने बनाई है WTO है, और उसको इंप्लीमेंट करने का काम भी WTO ही करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेजर काम ये है कि जो कमजोर देश है उसका कभी भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो कोई बड़ी कंट्री के द्वारा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा वो चीज देखता है। और देश क्या करते हैं, जब देश में कोई संकट आती है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड और वर्ल्ड 2 आया था, तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए लोग जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड ऑब्स्टिकल्स लगाते हैं। अब जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ इसका, अभी रियल टाइम एग्जांपल, जैसे अभी USA में डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने हैं थोड़े समय पहले यहाँ, और उन्होंने क्या किया कि दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज पर, मतलब लगभग आप मान के चलो 80-90 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं घोषित कर दिए। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होते हैं, जैसे ये USA है और ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया अपना एक्सपोर्ट करता है USA को, ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर है एक्सपोर्टर के अंदर USA, ठीक है। अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है सामान USA को, मानो कि वो पहले वो जो सामान था वो 100 रुपये में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब USA मार्केट के अंदर वो सामान 100 रुपये में था, लेकिन USA ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, जो कि आज के दिन वो है, पहले 25% लगाया था, फिर और 25% बढ़ा दिया, तो मतलब अभी जो है USA 50% टैरिफ लगा चुका है इंडिया पे। अब यही जो सामान USA मार्केट में 150 रुपये का उनको पड़ेगा, उनकी जो USA के अंदर होलसेलर जो उसको खरीदेंगे वो 150 रुपये का उनको पड़ने लग जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर उनको महंगा पड़ेगा तो वो अपने कंज्यूमर को भी महंगा देंगे, इस 150 के ऊपर मार्जिन लेके चलेंगे, तो एट लास्ट बाहर किस पे आएगा, USA के कंज्यूमर पे। लेकिन इसमें USA मार्केट के अंदर इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड ही कम हो जाएगी, जिससे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर, और उससे फिर इंडिया के एक्सपोर्ट अगर कम हो गए तो इंडिया के अंदर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अब कंपनी जो है वो ज़्यादा व्यक्तियों को रखेगी नहीं, क्योंकि उनका माल बिकना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि कोई भी दूसरी कंट्रीज और हमारी कंट्रीज को प्रभाव डाल सकता है इन द ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए कंट्रीज अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है कि वो ट्रेड करे, लेकिन वो लिमिटेड शर्तों से ही ट्रेड करे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी। द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर एंड पॉपुलेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम दुनिया एक जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं इकोनॉमिक्स के लिए, कल्चर के लिए और पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन जैसे कि बहुत सारे लोग, इंडिया के लोग विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, तो हम क्या है इसमें ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। दिस कनेक्शन इज रिजल्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड नॉलेज अक्रॉस बॉर्डर। और ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या होते हैं कि अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और गुड सर्विस के ज़्यादा होने लग जाता है, कि मतलब एक देश से दूसरे देश में गुड और सर्विस का ट्रेड होने लग जाता है।
टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। जैसे आज हम बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे बना रहे हैं जो जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी नहीं थी। लाइक अभी हमने ब्राह्मोस मिसाइल आपने सुनी होगी, ठीक है, ब्राह्मोस मिसाइल हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई है। तो ये क्या हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि हमारे पास ब्राह्मोस बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि हमको रशिया ने आदान प्रदान करी है, और अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी क्योंकि हमने सीख ली है, तो अब हम खुद से डिपेंड होकर भी ब्रह्मोस मिसाइल बना सकते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को टेक्नोलॉजी का फ्लो दिया है। फिर द इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अब दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई है, तो लोग जो हैं अगर वो दूसरे देश में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, और नॉलेज का भी आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरी जगह में। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या दुनिया एक तरह से जुड़ जाती है, जिससे इतने बहुत सारे फायदे भी हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट व्हेन कंट्रीज ग्लोबलाइज द सिटीजन बेनिफिट इन मैनी वेज। और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि अगर दुनिया जो है ग्लोबलाइज होती है, कंट्री ग्लोबलाइज होती है, तो वहाँ के जो लोगों को है उनको बहुत फायदा होता है। दे गेट मोर एक्सपोजर टू ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रिड्यूस कॉस्ट। उनको जो है अगर कंज्यूमर को कोई गुड्स और सर्विस की रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको कोई सामान खरीदना है, तो वो उसके पास एक्सपोजर होता है कि वो दूसरे देशों के से भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता है और बेटर क्वालिटी में चीप प्राइस में उसको उपयोग कर सकता है। अब जैसे आज के समय आपको कोई सामान विदेश से मंगाना है, लाइक यूएसए से कोई प्रोडक्ट को खरीदना है, तो आज आप इजीली उसको खरीद सकते हो। लेकिन यही अगर हम बात करें 50 साल पहले की, तो उस टाइम इतना इजी नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन अब बहुत तेजी से हो रहा है। मोर एंड बेटर पेइंग जॉब्स, इंप्रूविंग हेल्थ एंड हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन से आप बेटर सर्विस ले सकते हो, अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइज होते हैं तब हमारा जो पॉपुलेशन है और हमारा जो कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होता है। अब जब हम दूसरे कल्चर को देखते हैं कि वो लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं या कुछ उनसे कुछ नया सीखते हैं, तो हम भी अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता है। द वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ड्यू टू फैक्टर लाइक इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स, द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स। तो ग्लोबलाइजेशन का जो बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, उसके उसके ये फैक्टर हैं कि आप देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी है, फिर टेक्नोलॉजी का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बड़े बड़े एक मजबूत इंस्टीट्यूशन अभी बन गए हैं, और जो हमारी वर्कफोर्स है, जो काम करने के लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे हो गए हैं, जिससे कि क्या वो दूसरे देश में जाके काम करते हैं, और इससे ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ावा मिल रहा है। एडवोकेसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Proponents, supporters of globalization believes that it offer many benefits, especially for developing countries। तो एडवोकेसी का ये मतलब है कि हम ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में और की बात करें, बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरी है। तो जो सपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं, और वो फायदे क्या क्या हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। दे बिलीव इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू कैच अप द डेवलप्ड वंस थ्रू इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच लीड्स टू हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जिसमें हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। अभी इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे इंडिया है, अब इंडिया ने 1981 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म लेके जब आए थे, तब देश ने अपनी इकोनॉमी को खोला था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ इंपोर्ट करना ही शुरू किया था, इसका मतलब ये था कि हमने हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। अब हमारे देश में जाकर एक्सपोर्ट बढ़े थे, क्योंकि जो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर था, या फिर हमारे जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज को मौका मिला कि वो अपना सामान सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे इंडिया में एक फिक्स कंज्यूमर थे, जिनको जितना उनकी डिमांड थी उस हिसाब से वो सामान बना रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको और डिमांड दिखी, क्योंकि विदेश से उनको और डिमांड आने लगी सामान की, क्योंकि इंडिया हम चीपर सामान में बना लेते थे, सस्ता बना लेते, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत सस्ती है, तो हमारे सामान की डिमांड विदेशों में बढ़ने लगी। अब हमारी अगर डिमांड बढ़ेगी तो इससे हम मोटिवेट होंगे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े, तब इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी। फिर हमारे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होने लगा। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि हम सिर्फ एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट को मतलब डिपेंडेंट नहीं थे,
अब हम जब उनकी डिमांड बढ़ी तो हमने ये देखा कि वहां तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो हमने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमारी इकोनॉमी को फैलाव करने लगा, और इससे से फिर हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होने लगा। तो ग्लोबलाइजेशन के ये इम्पैक्ट है कि इससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। व्हेन कंपनीज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज मेक क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग कंट्रीज, इट ब्रिंग्स न्यू जॉब्स। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हमको विदेशों से भी इंडिया में आने लगी। अब अगर इतना पैसा इंडिया में फ्लो करेगा तो इंडिया में क्या होगा, नई नई इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी। अब अगर नई इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी तो वहां पे काम करने के लोगों की जरूरत होगी, जिसके जिसके साथ ही जॉब क्रिएशन भी होती है। इंक्रीज ट्रेड। ट्रेड इनिशिएटिव्स प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बाय रिड्यूसिंग सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। और ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि हमारा जो दुनिया के साथ हमारा जो ट्रेड है वो भी बढ़ने लगा। अब क्योंकि हमने क्या किया कि जो हमारे ट्रेड बैरियर्स थे, लाइक जैसे हम टैक्सेस दुनिया पे लगाते थे और जो दुनिया हम पे लगाती थी, इन दोनों में कमी आई, जिससे कि हम और खुल के ट्रेड कर पाए। अब आपने देखा होगा कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो बहुत सी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये है कि हम उस कंट्रीज पे बहुत कम टैरिफ लगाएंगे या ना के बराबर टैरिफ लगाएंगे, और वो कंट्री भी हम पे कम टैरिफ लगाएगी, जिससे क्या है कि दोनों देश मिलकर ट्रेड बैरियर्स को कम करके ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर पाए, जिससे ट्रेड बढ़ेगा हमारा और उस देश के साथ हमारी जो रिलेशन है वो भी अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। सपोर्टर्स ऑल्सो आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन हैज इनहेंस्ड सोशल जस्टिस ऑन द वर्ल्ड वाइड बेसिस। Activities reports that it has drawn attention to human rights issue that might have otherwise gone unnoticed। अब जो ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोशल जस्टिस भी दुनिया में बढ़ा है। जैसे आपने जैसे कोई दुनिया में किसी भी कोने में अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, राइट, लाइक कुछ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा प्लांट लगाया जा रहा है जिससे कि फ्यूचर में चल के एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो सकता है, तब दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इन्वायरमेंटलिस्ट या एक्टिविस्ट खड़ा होकर उसके लिए लड़ाई लड़ सकता है। और जिससे कि क्या है कि अगर वो अच्छा उसमें सपोर्ट करते हैं तो वो दुनिया को उस प्रोजेक्ट के लिए मना सकते हैं कि वो उसको नहीं करें। मतलब जैसे अब इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आज के समय इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर भी इसके लिए प्रोटेस्ट होने लगे थे, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जो है दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुकी है। अब इजराइल बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था गाजा पे, लेकिन इंडिया में लोग प्रोटेस्ट करके इजराइल को ये मैसेज भेजना चाहते थे कि आप उनके उनके ह्यूमन राइट्स का ह्यूमन राइट्स की इज्जत करो और उनके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार मत करो। मतलब वहां पे क्या बहुत सारे जिनोसाइड वो कर रहा था, मतलब लोगों को मार रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन से ये फायदा हुआ है कि दुनिया में सोशल जस्टिस को लाया जा सकता है। तो हमने ये समझ लिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके फायदे क्या हैं, और उससे देश को किन किन जगहों पर और फायदा मिलता है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जॉब क्रिएशन होती है, ट्रेड बढ़ता है और सोशल जस्टिस दुनिया में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? द अराइवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन आफ्टर द रिफॉर्म ऑफ 1981 कॉज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी। तो 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसने हमारे भारत पर बहुत सारे चेंजेस इकोनॉमी पर पड़े। इट हैज मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रोडक्शन मेथड्स, कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट हुआ वो हमारी जो पॉलिसी हम इकोनॉमिक्स को लेकर बना रहे थे उसके ऊपर, जिस मेथड से हम प्रोडक्शन कर रहे थे हमारी इंडस्ट्री में, उसके और कंज्यूमर के बिहेवियर पर। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हैड द इन्फ्लुएंस ऑन इट्स कल्चर। और जो हमारा कल्चर है उसके ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। द एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इज वेरियस सेक्टर हेल्प्स प्रोपल द इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब यहाँ पर अगर हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर में ये है कि जैसे अब जो हमारे हम नए जनरेशन देखते हैं उनके ऊपर वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जैसे अब जो हमारे जो पहले ऐसा चला आ रहा था, जैसे कि हमारी जो पहले एक तरह से संस्कार थे मान के तौर, जैसे कि पैर छूना या ये सब,
तो ये वेस्टर्न कल्चर में नहीं था, और आज देखो हमारे देश में भी वो सब कम होता जा रहा है। तो ये सब इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन सिर्फ गुड्स के लिए नहीं है। जैसे हम आज के दिन में यूएस, हम इंडिया में बैठे हैं, बहुत सारी फॉरेन कंट्री की बहुत सारी जैसे मूवीज हैं, मूवीज को भी देखते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब इंटरनेट हो चुकी है। जैसे हम यूएसए की बहुत सारी मूवी देखते हैं, या फिर साउथ कोरिया की आजकल बहुत फेमस है एनिमेशन। तो ये प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का, कि उससे हमारा कल्चर मिलता है, और इससे हमारा जो यूथ है वो इन्फ्लुएंस भी होता है। द एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर हेल्प प्रोपल एंड इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। और जो ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो हो रहा है, उससे इंडियन इकोनॉमी को और डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। फॉलोइंग 1990 रिफॉर्म्स, द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज मच हायर देन इन द डिकेड्स बिफोर। और ग्लोबलाइजेशन से इंडिया की जो ग्रोथ थी, एवरेज ग्रोथ, वो बढ़ गई थी, जो कि ग्लोबलाइजेशन से पहले बहुत कम थी। एक्सपोर्ट्स वर सीन एज द इंजन ग्रोथ, मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस एंड विच बूस्टेड प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग टर्म। अब एक्सपोर्ट्स जो थे, हम उसने हमारी ग्रोथ पे इंजन का काम किया था, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे एकदम से बढ़ गए थे, क्योंकि पहले तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में नई इंट्रोड्यूस हुई, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। द मेन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। तो हमारे भारत में ग्लोबलाइजेशन आने से पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई, मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय हमारी व्यक्ति में, हमारे देश में बढ़ी, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी बढ़ी। अब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम जो पूरा देश में जितनी इनकम जनरेट करी जाती है उसका डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, तो वो है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय से हम एक देश की लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, कि वहाँ के व्यक्ति किस प्रकार के जीवन यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का फायदा ये हुआ कि इंडिया के अंदर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लगी, कि अब लोगों को अच्छी नौकरी मिलने लगी। ए फार वाइडर रेंज ऑफ चॉइस ऑफ फॉर कंज्यूमर, और जो वहाँ हमारे देश में कंज्यूमर है, जो कि लास्ट कंज्यूमर है, जो कि सर्विस और गुड्स को खरीदता है, उसके लिए और वाइडर रेंज में गुड्स अवेलेबल है। मतलब अब वो कंपेयर कर सकता था हमारे देश के प्रोडक्ट को बाहर के देश के प्रोडक्ट से, जिसको जो प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा और उसको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा, वो प्रोडक्ट उसको खरीदेगा। मतलब उसके बाद चॉइसेस बहुत हो गया। अब न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, इट encourage India to invest farm mechanism and commercial farming to compete in the global market। और भारत के पास एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की भी नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, मतलब वो अब ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर सकता था। और भारत को, क्योंकि हमारा देश जो है ग्लोबलाइज हो गया था, तो हमको बाहर की जो फार्मिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, और हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो कमर्शियल फार्मिंग कैसे करें, मतलब कि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे खाने के लिए ही प्रोडक्शन करें, हम उसको जो हम फसल उगा रहे हैं वो हम सेल भी करवाएं। तो कमर्शियल फार्मिंग को कैसे बढ़ा सके, तो उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म जो भारत के किसानों को सीखने की जरूरत थी, वो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली सीखने की। ठीक है, तो इंडिया पर इस प्रकार से एक पॉजिटिव प्रभाव रहा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो भारत के अंदर फेयर ग्लोबलाइजेशन की क्यों जरूरत है दुनिया में, और उसके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। फेयर ग्लोबलाइजेशन इज द कंसेप्ट दैट प्रमोट्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इसमें यह बात कही गई है कि दुनिया के अंदर अगर दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, तो ऐसा ना कि जो बड़े देश हैं वो ही उसका फायदा लें और छोटे देश का शोषण हो। तो इसके लिए प्रमोट किया गया कि सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी हो, while also ensuring that the benefit of globalization are shared equally among everyone। और जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा है वो सबके अंदर इक्वली बांटा जाए। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के पीछे क्या आइडिया है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट रिक्वायर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग अमंग गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट सोशल कोहेजन। तो ये एक तरह से सभी देशों को समझना होगा कि हम अगर कोई बड़ी कंट्री है लाइक जैसे चाइना, अब चाइना जो है वो बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, मतलब चाइना दुनिया का 10% से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करती है, अब मैन्युफैक्चर करती है सॉरी, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती है। अब अगर चाइना अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो करे, लाइक अब उसको पता है कि दुनिया भर पे बहुत डिपेंडेंट है, अब वो कुछ भी गलत प्राइस मांगने लग जाए, ठीक है, या छोटी कंट्री से उनको एक्सप्लॉयटेशन करे, लाइक
उनको चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करने लग जाए, जिससे क्या है कि दुनिया के अंदर मतलब एक उस देश के साथ उसका एक तो रिश्ता खराब होगा, साथ में उसका एक तरह से उनके कंज्यूमर का भी शोषण होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ग्लोबलाइजेशन को सही अच्छे तरीके से फेयर तरीके से चलाना है, तो सब कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। फिर प्रोटेक्टिंग सिटीजन इंटरेस्ट, गवर्नमेंट मेजर्स मस्ट सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग वर्कर्स, द राइट मस्ट बी इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड। अब ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबल इंडिया गवर्नमेंट को अपने सिटीजन का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप ये मान के चलो कि हम सारे सभी सेक्टर्स के अंदर विदेशी कंपनीज को अलाउ कर देते हैं, तो इससे नुकसान ये होगा कि एक जो हमारे देश में काम करने वाले सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? क्योंकि अब हमने अलाउ कर दिया बाहर की कंपनी को, अब बाहर की कंपनी आके इंडिया में सामान बेचेंगी, लेकिन जो लोग हमारे लोकल इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उन क्योंकि उन लोकल कंपनीज का जो काम है वो बाहर की कंपनी आने से कम हो जाएगा, तो उनकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है, और उसकी वजह से फिर इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो वहाँ की लेबर पे पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो ज़्यादा लोगों को हायर ही नहीं करेगी। और वहाँ अगर कोई फॉरेन कंपनी में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो हम कंपनी सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कंपनी हमारे वर्कर का शोषण ना करे। तो इस प्रकार से क्या है, दुनिया जो देश है वो अपने सिटीजन का इंटरेस्ट भी इसमें मतलब प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट है 3 पिलर्स, फेयर ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 3 इंडिपेंडेंट पिलर। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन करने के लिए 3 पिलर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने कि अपने देश की जीडीपी या इकोनॉमी को बढ़ाना। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि सोशली जो लोग हैं वो उनका वेलबींग सही हो, उनको बेटर हेल्थ केयर मिल सके, बेटर एजुकेशन मिल सके, तो ये सब सोशल डेवलपमेंट्स हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड उनका इंक्रीज हो। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब कि अब हम ग्लोबल ट्रेड तो करने लग गए, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लाइक मानो कि कोई ऑयल रिच कंट्री है और वो ऑयल बेचना चाहती है, ठीक है, या फिर जिस जिस कंट्री में कोयला ज़्यादा है, अब हमको पता है कि अगर ऑयल निकालना है या कोयला हमको बनाना है तो हम उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि उसका ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसका बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस को नहीं फॉलो कर रहा कि अपने ट्रेड को बढ़ाने के चक्कर में, मतलब अपना कैपिटलिज्म बढ़ाने के चक्कर में वो ऐसा तो नहीं कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगे। तो ये 3 पिलर को ध्यान में रखा जाता है जब ग्लोबलाइजेशन की बात होती है। हर कंट्रीज को इसको ध्यान में रखना है कि उस कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी वो करे। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इट मस्ट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू ऑल नेशंस। तो ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर कर मतलब ग्लोबलाइजेशन में इंश्योर करना होगा कि वो हर कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, विच ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट नीड्स। और इससे ये भी बताना जाएगा कि हर कंट्रीज की डिफरेंट नीड्स हैं और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है। लाइक भारत की स्ट्रेंथ क्या है? भारत की स्ट्रेंथ है भारत का यूथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो एक तरह से भारत के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब भारत ये चाहता है कि हम, क्योंकि यूथ जो है वो ज़्यादा सर्विस सेक्टर पर ही काम कर रहा है। अब इस सर्विस सेक्टर के अंदर हम बहुत सारी जो एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन भारत की अभी ये डिमांड है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अपनी भागीदारी निभाए। जो हम लास्ट चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि सरकार चाहती है कि हम 25% हमारा कंट्रीब्यूशन करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी दूसरे कंट्रीज हैं, मानो कि इंडिया इंडिया के पास सबसे ज्यादा क्या है, या तो गेहूं है, ठीक है, और ये दूसरी कंट्री में मान के चलते हैं कि रशिया है। अब रशिया के पास सबसे ज्यादा क्या है, रिसोर्सेस लाइक ऑयल, नेचुरल गैस। अब ये दोनों कंट्री जब एक दूसरे से ट्रेड कर रही हैं, तब इनको ये इंश्योर करना होगा कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड करने में। ऐसा ना हो कि इंडिया सिर्फ इंपोर्ट करता रहे लेकिन रशिया से कुछ परचेज ना करे, ठीक है। तो ये इंश्योर जरूर किया जाएगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हो, फिर उसी को फेयर ग्लोबलाइजेशन बोला जाएगा। फिर मीटिंग नीड्स, एड्रेसिंग द वांट्स एंड नीड्स ऑफ ऑल पीपल इन द फाउंडेशन फॉर मोर इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन। और ये भी देखा जाएगा कि जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो उसकी वांट्स हैं या नीड्स हैं, उसको ही एड्रेस किया जाए, मतलब उसी को उस प्रकार का ही प्रोडक्ट दिया जाए। ऐसा ना हो कि उसकी
हाँ, जब ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, लेकिन उस कंट्री को वो चीज़ नहीं सेल कर पा रहे जो उसको चाहिए, एक्चुअली चाहिए। तो ये है फेयर ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या नीड्स हैं, कि एक तो कंट्रीज के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिटीजन का उस कंट्री को सिटीजन का जो राइट इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करके चलना है। फिर इसमें 3 पिलर की बात करी गई है कि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। इक्वल जो अपॉर्चुनिटी मिले देशों को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में, और जब वो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको इक्विटेबली देखा जाए, मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, द थ्रेटेंड री इमरजेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो अब जो है ग्लोबलाइजेशन के एक तरह से रिवर्स गियर में काम कर रही है, और दुनिया एक अपने जो सिटीजन्स हैं या अपनी इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, ग्लोबलाइजेशन हैज ऑलवेज टेकन ए हिट। जब दुनिया में एक इकोनॉमिक संकट या जियो पॉलिटिकली कुछ क्राइसिस आता है, ठीक है, तब ऑब्वियसली बात है कि ग्लोबलाइजेशन को प्रभाव पड़ता है। दिस इज बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन अलाउ गवर्नमेंट्स टू यूज ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर्स टू प्रिजर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट विद सर्टेन लिमिट्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि WTA देशों को अलाउ करता है कि वो अपने देश की ट्रेड प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने देश की इंडस्ट्री को बचा के रखने के लिए आप कुछ ट्रेड बैरियर्स बना सकते हो। अब डी ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? डी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे कि दुनिया, हमको पता है ये दुनिया एक दूसरे से जुड़ना, और डी ग्लोबलाइजेशन में वो अलग होना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन एंड इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब period in history when economic trade and investment between countries collapse। तो डीग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि जब दुनिया अपने देश एक दूसरे पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करते हैं और जितना इंटीग्रेशन उनकी इकोनॉमी का हो रखा है उसको दूर करते हैं, जिससे कि है इसी कोई टर्म को ही डीग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है जब कंट्रीज के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, जैसे जियो पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस आ गए, या ऐसा कोई लीडर दुनिया में देश में आ गया जो कि जिसको व्यापार की ट्रेड के बारे में इतनी पड़ी नहीं है, तो वो जो है डीग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ सकता है। फिर है प्रोटेक्शनिज्म। दिस इज व्हेन गवर्नमेंट इनेक्ट्स लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिटेड इंटरनेशनल ट्रेड। प्रोटेक्शनिज्म मेजर आर ऑफन यूज्ड टू ट्राई प्रोटेक्ट होम प्रोड्यूसर एंड वर्क्स फॉर फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब यह है कि जब देश अपने देश के अंदर कुछ ऐसी जगहों पर रिस्ट्रिक्शन कर देती है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का, जिससे कि हम उस या तो इस पूरे कंट्री की इकोनॉमी को बचाने के लिए, या कुछ ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर है जिसको बचाने के लिए हम काम करते हैं। जैसे अब आप इसका फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको। जैसे आपने सुना ही होगा न्यूज़ के अंदर, अभी हमारा USA के साथ थोड़ा ट्रेड का लफड़ा चल रहा है। लाइक USA ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ घोषित कर दिए हैं, ठीक है। और ये क्यों किए हैं? क्योंकि USA इसलिए गुस्से में है क्योंकि USA इंडिया से ये डिमांड कर रहा है कि हमको एक्सेस चाहिए आपके डेयरी इंडस्ट्री का, ठीक है। USA अपना डेयरी प्रोडक्ट जो है वो इंडिया की मार्केट में सेल करना चाहता है। अब इंडिया जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है। मतलब इंडिया ये चाहता है कि हम आपको हमारे डेयरी सेक्टर का एक्सेस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो किसान है, हमारे देश में जो फार्मर्स हैं, और जो डेयरी सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, उन सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, और हमारे किसान को है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत चाहता है कि हमारा किसान ज़्यादा पैसा कमाए। अब इसलिए सरकार ने USA को हमारे डेयरी सेक्टर का एक्सेस नहीं दे रही, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। तो देयर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म इन भारत मतलब सरकारें किस तरह से कर सकती हैं? लाइक टैरिफ, टैक्सेस ऑन इंपोर्टेंट गुड्स। टैरिफ जो कि हम वेरियस चीज़ों पर लगाते हैं, जब टैरिफ हम अप्लाई कर देंगे किसी दूसरे देश के इंपोर्ट पर, तब क्या होगा कि उसका सामान हमारे देश में आकर हो जाएगा महंगा, ठीक है। और जब जैसे ही महंगा हो जाएगा तो हम उस देश के हमारे देश की जो इंडस्ट्री है उसको कोई ज़्यादा मेजरली इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मानो कि इंडिया के अंदर अगर कोई हमारा किसान है, वो दूध को 60 रुपये लीटर बेच रहा है, और USA के अंदर वो दूध अब अगर हमको इंपोर्ट होके आ रहा है 50 रुपये का, मानो हमारा किसान 50 रुपये में उस दूध की कॉस्ट आती है और वो 60 रुपये बेचता है, तो किसान हमारा 10 रुपये कमा रहा है।
लेकिन अगर यूएसए से वो जो कोई डेयरी प्रोडक्ट लाइक दूध है तो 50 रुपए का ही आ रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर क्या लगा रखे हैं, टैरिफ। टैरिफ मान के चलो कि हमारी सरकार ने लगा रखे हैं उस पर 30%। तो वो 30%, 50 रुपए में 30% लगभग हो जाएगा 65 रुपीज का, 15 रुपए जुड़ जाएंगे, 65 रुपीज का तो भारत में पड़ेगा ही। और फिर इस पे प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसको मान लो और महंगा बेचता, तो 70 रुपए में, 5 रुपए प्रॉफिट के लिए मतलब 70 रुपए में बेचता है। अब भारत का जो फार्मर का दूध है वो 60 रुपए में बिक रहा है, और लेकिन यूएसए मार्केट का जो दूध है 70 में बिक रहा है। तो कंज्यूमर किसको ज्यादा खरीदना प्रेफर करेगा, 60 रुपए वाले को। तो ये है कि जब देश है वो अपने देश अपनी कुछ सेक्टर को या कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ का उपयोग भी करता है। तो यही प्रोटेक्शनिज्म का प्रोसेस है। और प्रोटेक्शनिज्म के अंदर वो इंपोर्ट कोटा भी देश लागू कर सकता है, जैसे कि लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। अब देश जो है वो टैरिफ न लगाते हुए इंपोर्ट कोटा बना सकता है, जैसे कुछ एक सेक्टर में कुछ एक वस्तु जो मंगाई जा रही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि उससे ज्यादा अगर उसको मंगा लेंगे तो हम उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। तो सरकारें जो है इंपोर्ट कोटा भी डिसाइड कर सकती हैं। फिर है नो टैरिफ बैरियर्स, अदर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट मेक इट डिफिकल्ट टू इंपोर्ट गुड्स। या फिर वो टैरिफ ना लगाते हुए या कुछ इंपोर्ट कोटा ना लगाते हुए वो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्ट रूल सरकार लेके आ जाती हैं। जैसे मानो कि आज इंडिया के अंदर टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला यूएसए की कार कंपनी है, ये एलन मस्क की कंपनी है। तो ये भारत में अभी थोड़े समय पहले ही उसने मुंबई में अपना एक शोरूम खोला है, ठीक है। अब भारत सरकार ने उसको ये कहा कि आप हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है, आप हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करो, जिससे फायदा ये होगा कि आपके ऊपर फिर हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अब होता क्या है, क्योंकि जब टेस्ला गाड़ी फॉरेन से बन के इंडिया में आती है तब सरकार उस पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है। अब इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करने से वो गाड़ी का रेट क्या है, महंगा हो जाता है। लाइक मान लो कि वो टेस्ला गाड़ी 30 लाख रुपए की बनती है, ठीक है, लेकिन भारत सरकार उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, तो वो इंडिया में पड़ेगी 60 लाख रुपए की, ठीक है। अब अगर कोई गाड़ी 60 लाख रुपए की भारत में पड़ रही है तो, और वो गाड़ी है एक्चुअली 30 लाख की, तो जो भारत का कंज्यूमर उसकी डिमांड को करेगा कम। लेकिन भारत सरकार ये चाहती थी कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो हमारे पास आके, हमारे देश में, जिससे आप जॉब क्रिएशन करोगे, एक नई इंडस्ट्री सेटल करोगे और एक इकोसिस्टम बना दोगे ईवी मार्केट का। तो सरकार ये चाहती है कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो तो इतने सारे फायदे हम ले पाए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो सरकार उस पर बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देती है। लाइक सबसे पहला तो यही कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, ठीक है, और बहुत सारे कंप्लाइंसेस जो उसको लेने पड़ेंगे, लाइक बहुत सारे लाइसेंस हैं जो अलग अलग विभागों से लेने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि वो ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करेगा इंडिया में आके अपना ट्रेड करने में। तो इस प्रकार क्या है, गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शनिज्म करती है अपनी इंडस्ट्री का। प्रोटेक्शनिज्म कैन लीड टू डिक्लाइन इट इन ट्रेड, द राइज ऑफ प्राइजेस फॉर कंज्यूमर एंड नीड्स टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू द प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री। तो प्रोटेक्शनिज्म के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम टैरिफ ही लगाएंगे। प्रोटेक्शनिज्म के अंदर सबसे पहला काम तो ये किया जाता है कि ट्रेड जो उस कंट्री के साथ हो रहा है उसको डिक्लाइन किया जाता है, मतलब उसको कम किया जाता है। और उसके साथ जो उस, क्योंकि हम उस पर वेरियस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो कंज्यूमर के लिए उस चीज की, उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। अब गवर्नमेंट को अगर ऐसा कुछ ऐसा है कि मजबूरन बाहर से सामान मंगाना पड़ रहा है, तब हमको क्या करना होगा, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है उसको सब्सिडी भी देनी पड़ेगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिससे कि वो है फॉरेन कंपनी के साथ कंपटीशन कर पाए। While some jobs of these industries may be saved, jobs in other industry are likely to be lost. और हमको प्रोटेक्शनिज्म के अंदर ये भी देखा जाएगा कि हमको वो इंडस्ट्री को सेव करना है जो कि ज्यादा तक जॉब्स बना के रखती है, जॉब्स क्रिएट करती हैं हमारे पॉपुलेशन के लिए। तो अगर जॉब्स हम कुछ ऐसी इंडस्ट्री को अलाउ कर रहे हैं जिससे हमारी जॉब मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, तो इंडिया प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ही अपनाती है। अब द शिफ्ट अवे फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, अब दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के दूर क्यों जा रही है, ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए जो पास्ट के अंदर जिससे ग्लोबलाइजेशन से दूर हट रहे हैं। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड, ए ग्रेजुअल शिफ्ट अवे फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन इज करंटली टेकिंग प्लेस। अब ग्लोबलाइजेशन से हमको ये देखा कि एक दुनिया देशों की आपस में ट्रेड और सर्विस का आदान प्रदान होने लगता है, और इससे देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और जिससे कि एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी, फिर वर्ल्ड जो है वो शांति की तरफ जाता है, ठीक है, ये तो हमको समझ आएगा। लेकिन
ऐसा हर बार नहीं होता, ये एक मतलब थ्योरेटिकल बात है, लेकिन दुनिया के क्या कुछ जियो पॉलिटिक्स अब खुद के इंटरेस्ट होते हैं उस कंट्री के, या कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, तो वो कंट्रीज फिर अ, अपने देश की सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लेती है जिससे कि ट्रेड बहुत नुकसान होता है। लाइक द शिफ्ट इज प्राइमरी सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स रिसेंट ईयर, और ऐसा कुछ रिसेंट ईयर में ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि ग्लोबलाइजेशन को भारी नुकसान हुआ है। जैसे ब्रेक्सिट, द यूके एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले तो ब्रेक्सिट हुआ था, जैसे हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन उसमें 27 देश आते हैं, ठीक है, तो इसमें पहले यूके भी उसका पार्ट होता था। अब ये 27 देश यूरोपियन यूनियन के अंदर ये क्या करते थे कि ट्रेड बैरियर बहुत कम कर रखे थे इन्होंने, ठीक है, वीजा इन्होंने फ्री कर रखा था यूरोपियन कंट्रीज का। लेकिन जब यूके ने इससे विड्रॉ किया तब एकदम से इनका ट्रेड जो है कम हो गया और ट्रेड बैरियर बहुत से क्रिएट हो गए। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से लोग अलग हो रहे हैं। द विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और यूएसए ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी उससे भी विड्रॉ कर लिया, क्योंकि यूएसए क्या है बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड जो है वो कम टैरिफ किया, कम टैक्सेस से करता था, लेकिन यूएसए ने जैसे ही विड्रॉ किया तो वहां पर भी ग्लोबलाइजेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट्स, और यूएस चाइना ने जो ट्रेड वॉर शुरू कर रखी है उससे भी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की जो फायदा है वो नहीं ले पा रही, क्योंकि अब ट्रेड करना बहुत महंगा पड़ रहा है। फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, तो कोविड-19 पैंडेमिक ने भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत इंपैक्ट पड़ा, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि सबसे दिक्कत क्या होता है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुई, अब मानो कि कोई देश लाइक इंडिया, अब इंडिया डिपेंडेंट है रशिया पे फॉर डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक है, अब हम डिफेंस की बहुत सारी आइटम जो है रशिया से परचेज करते हैं, लेकिन रशिया खुद यूक्रेन के साथ अभी इन्वॉल्व हो गया वॉर के अंदर। अब दिक्कत यह है कि मानो इंडिया को कुछ डिफेंस प्रोडक्ट चाहिए रशिया से, लेकिन वो देने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि खुद वो इन्वॉल्व अभी इंडल्ज है वॉर के अंदर। मानो कि अब जैसे इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से परचेज करता है, अब उसकी बैटरीज हमको चाहिए, ठीक है, और मान लो रशिया ने हमको वादा किया था कि हम आपको 2023 तक दे देंगे, लेकिन जब वॉर चलने लगी तब हमको तो वो 2025 तक भी नहीं मिला। तो ये नुकसान होता है कॉन्फ्लिक्ट होने से ग्लोबलाइजेशन पर। इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे इजराइल गाजा युद्ध अभी चल रहा है, ठीक है, तो उसने भी हमारी पूरी सप्लाई चेन को परेशानी कर रखी है। ऑयल की सप्लाई चेन है वो बहुत दिक्कत में आ रही है। अब इससे क्या होता है कि मान लो ऑयल हमको जो ऑयल है वो हमको बहुत परेशानी से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ऑयल जहां से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है वहां पर उसका जो फेयर है, उस ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपैक्ट होती है जब कोई दुनिया में परेशानी आती है। द अल्टीमेट रोल ऑफ WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हैज आल्सो भी प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन दिस शिफ्ट। और अगर कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई शिफ्ट आता है तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है, जिसमें कि वो दो देशों के बीच में डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। देयर हैज बीन ए राइज इन पॉपुलिज्म। अब पॉपुलिज्म का राइज हो रहा है। पॉपुलिज्म क्या है? द प्रिंसिपल दैट कंट्री वुड बी बेटर ऑफ परस्यूइंग इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी रादर देन आउटवर्ड लुकिंग वंस। तो पॉपुलिज्म का मतलब यह है कि जो अब कंट्रीज हैं वो अपने अंदर की पॉलिसीज को सुधारने में लगी है, ना कि बाहर वालों से। कंट्रीज जब ये चाहती हैं कि हम खुद ही प्रोड्यूस करें और खुद ही उसका यूटिलाइजेशन मतलब खुद ही उसको उपयोग करने, कि हमको डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्रीज पर कम से कम कर रखनी है। एन ऑथर माइकल ओ सिवलिन हैज rightly said in the recent books the leveling what's next other after globalization। तो माइकल और सुवलिन ने अपनी बुक्स के अंदर अभी रिसेंटली बोला है कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। मतलब ग्लोबलाइजेशन से हम ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब जो दुनिया है वो पॉपुलिज्म की फॉलो कर रही है। पॉपुलिज्म ये है कि अब देश जो है वो दूसरी दुनिया की पॉलिसीज पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहते। वो खुद चाहते हैं कि हम अपने इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि हम ही खुद उसको प्रोड्यूस करें, हम इसको यूटिलाइजेशन कर लें। मतलब दूसरी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है। दीज इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज विच प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफर packages for help domestic companies increase domestic investments and promote protectionism in support to countries from unfair trade competition clearly demonstrate the effect of strategic retreat from globalization। तो ये जो पॉपुलिज्म की पॉलिसी दुनिया अपना रही है इसके अंदर ये है कि हम जब अपने ऊपर जो डिपेंडेंसी वो दूसरी कंट्रीज में नहीं लाएंगे, जिसके लिए हम
हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब हम जो है वो खुद की देश का ही सामान खरीदने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, हम विदेशी सामानों को अवॉइड करेंगे। और हम डोमेस्टिक कंपनी जो है उनको वेरियस सब्सिडीज देके या उनको गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज या कुछ ऐसे पैकेज देगी जिससे कि वो ज़्यादा ग्रो कर पाए। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा कि अब जो इन्वेस्टमेंट हम फॉरेन में अगर कर रहे थे तो उसको उसको वहां से शिफ्ट करके हम इंडिया के अंदर ही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सरकारें कोशिश करेंगी कि हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके चलें, जिससे क्या होगा कि एक तो जो बाहर की कंट्री जिसपे कोई दूसरी कंट्री ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है तो वो फिर अपनी मनमानी करने लगती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करने लग जाती है, जिससे कि हम हमारी देश की कंट्रीज को नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। तो भारत ये चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं इन वेरियस सेक्टर्स, जिससे कि हम एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए और दूसरी देश पे हमारी निर्भरता कम हो। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जापान। अब जापान देख लो कितनी बार बर्बाद हुआ है, मतलब कितनी बार उसमें फेमाइन आ जाती है ठीक है, या फिर अर्थक्वेक आ जाते हैं। लेकिन जापान के लोगों को एक खासियत है कि जापान जो है वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। जापान जापान के लोग अपनी ही कंट्री में बना सामान परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि दूसरी कंट्री से। ठीक है, जिससे क्या है कि उनकी खुद की इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता है, उनकी खुद की इंडस्ट्री ग्रो करती है। और दूसरा, वहां अगर कोई बाहर की कंट्री वहां पे अपनी मनमानी ट्रेड रूल्स भी नहीं चला पाती। ठीक है, जापान को नहीं फर्क पड़ता कि मतलब आप अगर हमारी कंट्रीज के अंदर आके और आप हमको मनमानी रूल चलाएंगे, हम इस प्रकार से सामान बेचना चाहते हैं नहीं तो हम सैंक्शन लगा देंगे। तो जापान के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हैं और वो अपने देश की ही इंडस्ट्री का सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। और इंडिया की अगर बात करें हम, तो इंडिया के पास खुद का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि ये बहुत बड़ी एक परेशानी की सेक्टर बात है, क्योंकि आज मान लो यूएसए ये बोलता है कि हम इंडिया को हमारे सोशल मीडिया जितने भी हैं, चाहे यूट्यूब चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम जो भी हैं, हम ये सब यूएसए के हैं। ठीक है, हम अब आज अगर यूएसए बोल दे कि हम सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं देंगे यूएसए इंडिया को, तो हमको झुकना पड़ेगा उसके सामने और हमको फिर उसकी बात ही माननी पड़ेगी। हम रातों रात कुछ इतना अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। तो इंडिया को जरूरत है कि वो अपने इन उन कमियों को ढूंढे और उन सेक्टर्स पे काम करना शुरू करे, जिससे कि हमारी दूसरे देश पे डिपेंडेंसी कम हो। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि इंडिया जो तेजस फाइटर जेट बना रहा है, ठीक है, तेजस फाइटर जेट बना रहा है, जो एचएएल कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बना रही है। अब तेजस फाइटर जेट हम कहने को तो है कि मेड इन इंडिया है, लेकिन इसके अंदर जो इंजन यूज किया जा रहा है वो हम यूएसए से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब नुकसान ये है कि जिस दिन यूएसए ने बोल दिया कि हम ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तब हमारा जो तेजस फाइटर प्लेन है, फाइटर जेट है, उसका क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देश जो अब लगे हैं वो डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहते हैं और वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि पॉपुलिज्म को बढ़ा पाए, जिससे कि हम अपने अंदर सुधार करें और हमारी डिपेंडेंसी दूसरी दुनिया पर कम करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। अब रिवीजन के लिए मैंने आपको क्विक रिवीजन प्रोवाइड करवा दिया। ये 3 पेनों की है, इसको आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। और एमसीक्यू अभी आपको मैंने दे दिए हैं, इसमें 10 एमसीक्यू हैं, आप इसको लगा सकते हैं। और क्विज जो है वो आपको इस लिंक में वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी, आप वहां जाकर भी हमारी वेबसाइट से इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं।